हेलो दोस्तों आज के वैल्यू एडिशन वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो गुप्त काल है, भारतीय इतिहास का गुप्त काल है, उसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो स्वर्ण युग से मतलब क्या होता है? इतिहास के उस युग को संदर्भित करता है जिसके दौरान मानव जीवन के विभिन्न अंग कौन कौन से? राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक, कला, साहित्य और साइंस टेक्नोलॉजी में उल्लेखनीय प्रगति हुई हो। यानी इतिहास का वह युग जिसमें मानव जीवन के जो विभिन्न अंग होते हैं उसमें कैसी प्रगति हुई है, उसके आधार पर इतिहास के किसी काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। अगर गुप्त काल की हम बात करें तो गुप्त काल में भी विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति हो, साइंस हो, आर्ट हो, उसमें बृहद स्तर पर, एक बड़े स्तर पर प्रगति देखी गई थी। जैसे देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में इसकी क्या प्रगति हुई थी, तो हम देखते हैं कि इनसे पहले सिर्फ एक मात्र मौर्य साम्राज्य था जिसमें भारत का एकीकरण हुआ था। अखंड भारत की, हम कह सकते हो, अखंड भारत की स्थापना हुई थी। उसके बाद में गुप्ताज ने भारत का एकीकरण किया। ठीक, जैसे इनके एक शासक थे समुद्रगुप्त, इनको तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्होंने उत्तर के राज्य और दक्षिण के राज्य को, जो भारत के राज्य थे, उनको जीता था। वहीं जो इनके बेटे थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये भी एक बहुत कुशल शासक थे। इन्होंने जो गुप्त के द्वारा जीते हुए राज्य थे उन पर एक बेहतरीन पकड़ बनाए रखी। दूसरा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति की। इसका कारण ये है कि राजनीतिक रूप से इन्होंने गुप्त साम्राज्य को काफ़ी स्थिर रखा, और जब कोई साम्राज्य स्थिर होगा तभी वो आर्थिक रूप से विकास कर सकता है। व्यापार देखा जाए तो इनका व्यापार पश्चिम में रोमन साम्राज्य के साथ होता था, पूरब में साउथ ईस्ट एशिया, चीन, इंडोनेशिया इत्यादि के साथ इनका व्यापार होता था। यहाँ तक कि फायान ने गुप्त साम्राज्य के बारे में कहा था कि गुप्त साम्राज्य के जो नगर हैं अमीर लोगों से भरे हुए हैं। इनका ये स्टेटमेंट दिखाता है कि कैसे गुप्त साम्राज्य आर्थिक रूप से एक सशक्त साम्राज्य था। तीसरा देखते हैं कला और साहित्य के विषय में इनका क्या था। तो कला और साहित्य के ये गुप्त जो राजाएँ थे, गुप्ता राजा, ये कला और साहित्य को बृहद स्तर पर इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। खुद देखो, समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उस पर इनको बीड़ा बजाते हुए देखा जा सकता है। ठीक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उनके दरबार में नवरत्न सिस्टम था। ये नवरत्न कौन थे? अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग थे, है ना। जैसे कालिदास हुआ करते थे, जो बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो भी एक नवरत्न थे। साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रगति देखी गई। कालिदास को तो हम जानते ही हैं, इनका जो अभिज्ञान शकुंतलम है, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में इसकी गिनती होती है। ठीक है, वहीं देखो मेहरौली में जो लौह स्तंभ है, इनकी स्थापत्य कला के बारे में बताता है। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो, अगर हम देखें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या प्रगति हुई थी, तो आर्यभट्ट इनके समय में थे, दशमलव प्रणाली लेके आए, सूर्य सिद्धांत को इन्होंने दिया। उस समय गुप्त काल के जो कारीगर थे उनको लौह और कांस्य का बेहद अच्छा ज्ञान था और उसके वो कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण देखने को मिलता है मेहरौली का लौह स्तंभ, जो एक कुशल इंजीनियरिंग का उदाहरण है, जो आज तक इसमें जंग नहीं लगी है, जो ये दिखाता है कि गुप्त साम्राज्य साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे थे। तो इन उपरोक्त जो भी हमने प्रमाण दिए, इनके आधार पर कहा जा सकता है कि जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त शासनकाल था, भारत का स्वर्ण युग था। इसी कारण भारत के इतिहास में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।